हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिव्यांश रंगी और क्लास 6 का जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा था दैट वाज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पिछले चैप्टर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तक डिस्कस कर लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नाउ आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके के हैबिटेट में रहते हैं और क्या क्या अडेप्टेशन उनके होते हैं। अब पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हैबिटेट है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, द सराउंडिंग वेयर एन ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इज नोन एज इट्स हैबिटेट। ठीक है, सिंपल अगर मैं बताऊं तो एक ऑर्गेनिज्म जहां पर रह रहा है, जहां वो सर्वाइव कर रहा है, उसका पर्टिकुलर एरिया जहां वो रह रहा है, जहां वो सर्वाइव कर रहा है, जिस एरिया से उसे फूड मिल रहा है, उसे शेल्टर मिल रहा है, दैट इज इट्स हैबिटेट। मान लो फिश है तो फिश कहां रहती है, पानी में रहती है, तो फिश का हैबिटेट क्या हो गया, पानी हो गया। ठीक है ना। तो अब हैबिटेट के अगर अपन टाइप्स डिस्कस करें तो हैबिटेट दो तरीके के होते हैं, या तो वो टेरेस्टेरियल होगा या वो एक्वेटिक होगा। या तो एक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा, जमीन पे रहेगा, लैंड पे रहेगा, या एक ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा, हमारा पानी में रहेगा। ठीक है ना। तो अगर टेरेस्टेरियल की बात करें, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर इन जगह कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो उसका हैबिटेट कौन सा होगा, टेरेस्टेरियल हैबिटेट होगा। अब एक्वेटिक के रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस एक्सेट्रा, अगर इन जगह कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है तो उसका हैबिटेट कैसा होगा, एक्वेटिक हैबिटेट होगा। बात करें कि टेरेस्टेरियल के एग्जांपल, तो कैमल हो गया, कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में रहता है। ठीक है, कैक्टस भी डेजर्ट में रहता है। तो दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म बता दिए मैंने, प्लांट में भी बता दिया और एनिमल में भी बता दिया। ठीक है ना। तो इन दोनों का हैबिटेट क्या है, टेरेस्टेरियल, मेनली डेजर्ट। ठीक है। एक्वेटिक की अगर हमने बात करी, पानी वाले ऑर्गेनिजम्स की जो रहते हैं, तो लोटस, भाई लोटस जो प्लांट है, लोटस जो फ्लावर है, वो हमेशा पानी में ही उगता है ना, तो उसका हैबिटेट क्या है, वाटर है। और फिशेस, हैबिटेट मैंने बताया, फिशेस विल सर्वाइव इन वाटर, तो पानी में जो मछलियां रह रही है तो पानी उनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, क्योंकि मछलियां वहीं जिंदा है, वहीं सर्वाइव कर पा रही हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होगा। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है ना कि अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है सब जगह, तो अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए अच्छा कुछ स्पेशल फीचर्स है ना डेवलप हो जाते हैं एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो स्पेशल फीचर्स वो डेवलप कर लेते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, अडेप्टेशंस बोलते हैं। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि पानी जो है, पानी में फिशेस रहती हैं। ठीक है ना। तो वो रेस्पिरेशन कैसे करती है, पिछले में हमने देखा था किससे, गिल्स से। तो वो उनका क्या हो गया, अडेप्टेशन हो गया। क्यों, क्योंकि वो पानी में रह रही है ना, तो उनमें एक स्पेशल फीचर है, दोज आर गिल्स, जिससे वो ब्रीदिंग करेंगी या रेस्पिरेशन करेंगी। ऐसे ही अगर मैं अडेप्टेशन की अगर डेफिनेशन की बात करूं, अडेप्टेशंस आर द स्पेशल फीचर्स डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू सर्वाइव। उस पर्टिकुलर प्लेस पे सर्वाइव करने के लिए अगर एक ऑर्गेनिज्म कुछ स्पेशल फीचर्स को डेवलप कर रहा है तो वो ही क्या है, उसका अडेप्टेशन है। एग्जांपल दे रहा हूं, पोलर बियर है, सबने देखा है कहां मिलता है, अंटार्कटिका, पोलर रीजन्स में। पोलर बियर, अब इतनी ठंड होती है वहां पर, तो पोलर बियर सर्वाइव कैसे करता है। तो एग्जांपल क्या है, पोलर बियर हैव अ लेयर ऑफ फैट व्हिच वर्क्स एज एन इंसुलेटर। पोलर बियर क्या होता है, पोलर बियर के ना एक फैट की लेयर होती है, वो उसका क्या है, अडेप्टेशन। दैट फैट लेयर इज इट्स अडेप्टेशन। वो फैट की लेयर क्या करती है, उस पोलर बियर को गर्म रहने में, वार्म रहने में हेल्प करती है। तो इतनी सर्दी में फैट की लेयर उसे वार्म रहने में अगर हेल्प कर रही है तो फैट की लेयर क्या है, अडेप्टेशन है ना उसका। तो यही हुआ, एक स्पेशल फीचर उसने डेवलप कर लिया ताकि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहां वो रह रहा है वो सर्वाइव कर पाए। दैट इज अडेप्टेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। नहीं भी हुआ तो कमेंट्स में आपके डाउट लिख देना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट इज अक्लाइमेटाइजेशन। अब अक्लाइमेटाइजेशन क्या हो रहा है, देखो एक तो एक ऑर्गेनिज्म पहले से वहां रह रहा है तो उसने कुछ स्पेशल फीचर्स और डेवलप कर रखे हैं वहां रहने के लिए। पोलर बियर का एग्जांपल देखा, फिश का एग्जांपल देखा। अब मान लो मैं हूं, मैं गया किसी पहाड़ी एरिया पे जहां पर ठंड ज्यादा है। ठीक है ना। तो मैं वहां गया, मेरा एनवायरनमेंट चेंज हुआ। तो एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से जब मेरी बॉडी इस एनवायरनमेंट को छोड़कर उस एनवायरनमेंट को, जो दूसरा एनवायरनमेंट है जहां पर मैं पहले नहीं था, उस ठंडे एरिया को अडेप्ट करेगी, तो वही क्या होगा, अक्लाइमेटाइजेशन होगा।
मतलब अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म एडजस्ट इट्स बिहेवियर और फिजियोलॉजी इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन इट्स एनवायरमेंट। अगर मेरे एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है और मैं उस सेकंड एनवायरमेंट के लिए अपने आप को अडेप्ट कर रहा हूं, अपनी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है, उस सेकंड एनवायरमेंट में हम अडेप्ट हो रहे हैं, तो वही क्या होगा, अक्लाइमेटाइजेशन। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत ही कम टाइम में हम उधर अगर अडेप्ट हो रहे हैं तो दैट इज अक्लाइमेटाइजेशन। ये देखो, ये ट्रैकर है, ठीक है ना, ये ट्रैकिंग पे आया है, पहाड़ पे आया है, ये मान लो गर्म जगह पे रहता है, ठीक है। अब गर्म जगह से ये इतनी अगर ठंड वाली जगह आ गया, मान लो यहाँ का तो टेम्परेचर ही बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है, माइनस में है यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, मान लो क्या है टेम्परेचर, -15 डिग्री ले सकते हैं अपन, तो -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत ठंडा हो गया। अब ये तो आया भाई 20 डिग्री से, ठीक है, 20 डिग्री तो इतना ठंडा नहीं था, यहां से इस टेम्परेचर पे आया, और अब क्या करना पड़ेगा, अब इसकी बॉडी इस टेम्परेचर को अगर अडेप्ट करती है, क्योंकि इसके एनवायरनमेंट में चेंज हो ना, 20 से -15 पे आ गया, इसके एनवायरनमेंट में क्या हुआ, चेंज हुआ, तो अब उस चेंज को अडेप्ट करना ही जल्दी से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वो क्या होगा, अक्लाइमेटाइजेशन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो दैट इज अडेप्टेशन इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स में, चाहे वो डेजर्ट्स हो, चाहे वो ग्रासलैंड्स हो, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट हो, अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट टाइप ऑफ अडेप्टेशंस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करते हैं कि अडेप्टेशंस इन फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा हाँ, फॉरेस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनके अडेप्टेशन भी अलग अलग तरीके के होंगे। इफ वी टॉक अबाउट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर बात करें तो टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री के बीच में इसका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की रेनफॉल होगी। एंड मोस्ट ट्रीज आर एवरग्रीन, मोस्टली जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि वो कोई पर्टिकुलर सीजन आने पर अपनी पत्तियां नहीं झड़ेगी, उनकी पत्तियां नहीं झड़ेगी सारी एक साथ, इसमें पत्तियां झड़ती रहेंगी और नई लीफ उगती रहेगी। समझ आ रहा है मतलब क्या है कि है ना, मान लो एक ये ट्री है, एक पर्टिकुलर सीजन आया, पर्टिकुलर सीजन में क्या हुआ, इनकी जो सारी लीव्स थी ना वो नहीं झड़ी। इनमें क्या होता है कि जो लीव्स होती है ना वो झड़ती रहती है और न्यू लीफ आती रहती है, एक साथ कुछ भी नहीं झड़ता। अब बात करें टेम्परेट फॉरेस्ट की, टेम्परेट का मतलब होता है ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग से कहां पर होगा, 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। बिलो फ्रीजिंग से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में जिसका टेम्परेचर है वो कौन सा फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट। एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से कम की इनमें रेनफॉल होगी। और मोस्ट ट्रीज आर डेसिडियस। डेसिडियस ट्रीज का ये मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर तो नहीं, कोई सीजन आने पे इनकी सारी पत्तियां एक साथ झड़ गई और फिर सारी की सारी जो लीव्स है ना, सारी लीव्स एक साथ फॉल हो गई और सारी की सारी लीव्स न्यू आई। एवरग्रीन में क्या हो रहा था, सारी लीव्स एक साथ नहीं फॉल हो रही थी, थोड़ी बहुत लीव्स फॉल हो रही थी और नहीं आती जा रही थी, मतलब फॉल होती जा रही थी नहीं आती जा रही थी। इसमें क्या हुआ, एक साथ सारी लीफ फॉल हो गई, एक साथ सारी पत्तियां झड़ गई और फिर वापस से एक साथ ही सारी पत्तियां आई, ठीक है, मतलब समझ आ गया होगा। इसके बाद बोरियल फॉरेस्ट, टेम्परेचर -54 से -1 डिग्री सेल्सियस, -54 से -1 डिग्री सेल्सियस चल रहा है यहाँ, तो मतलब बर्फ पड़ेगी यहाँ, पानी नहीं, यहाँ रेनफॉल नहीं होने वाली, यहाँ तो स्नोफॉल होगी, ठीक है। एनुअल स्नोफॉल बोला ही था मैंने, स्नोफॉल रेंजेस फ्रॉम 40 to 100 सेंटीमीटर, 40 से 100 सेंटीमीटर तक की यहाँ पर क्या होगी, रेनफॉल होगी। और लास्ट में बात करें तो इसमें भी जो ट्रीज हैं वो एवरग्रीन है। एवरग्रीन का मतलब मैंने बता दिया आपको, पत्तियां एक साथ नहीं झड़ेगी, झड़ती रहेगी और साथ में उगती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी पत्तियां एक साथ ही इस पेड़ की झड़ गई, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। हर बार पूछ रहा हूं, नहीं हुआ हो तो कमेंट्स में लिख देना, बता दूंगा क्या था क्या नहीं था। आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम हमारा, अडेप्टेशंस इन ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स जो होते हैं, ऐसे हमेशा आपने कभी मूवीज में, नेशनल ज्योग्राफी पे, वाइल्ड लाइफ चैनल जो होते हैं टीवी पे, उनमें देखे होंगे, ये क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं। अब ग्रासलैंड्स में किस किस तरीके के अडेप्टेशन होते हैं वो देख लेते हैं। तो ग्रासलैंड्स के
ग्रासलैंड क्या होते हैं? पहले बात तो कौन से एनिमल रहते हैं वहां पर? एनिमल्स लाइक जिराफ, लायन, जीब्रा, एलिफेंट, ये सब कहाँ रहते हैं? ग्रासलैंड्स में रहते हैं, ठीक है ना। तो अब इन एनिमल में भी कुछ अडेप्टेशंस होते होंगे। हमने देखा ना कि अलग अलग तरीके की प्लेस पे अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का अडेप्टेशन करते हैं, सब कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं लायन के अडेप्टेशन की। लायन के अडेप्टेशन की अगर हम बात करें तो लाइट ब्राउन स्किन कलर टू हाइड इन ड्राई ग्रास लैंड, ठीक है। ये देखो ग्रासलैंड का कलर भी क्या है? ब्राउन। जो लॉयन है उसका कलर भी क्या है? ब्राउन। तो क्या करता है ये? ग्रासलैंड में छुपने से मदद करता है, छुपने में मदद करता है किसकी? लॉयन की। अब एक क्वेश्चन आता है, सर लॉयन तो जंगल का राजा है, वो क्यों छुपेगा? अच्छा यार, उसे शिकार करना है तो उस शिकार उससे दूर ना भाग जाए उसे देखकर, इसलिए वो क्या करता है? छुपता है इस ग्रासलैंड में, और उस शिकार को, लॉयन को देखने में दिक्कत होती है फिर, ठीक है। उसके बाद आईज इन फ्रंट ऑफ फेस अलाउज टू हैव द करेक्ट आइडिया। फ्रंट में आईज है लॉयन की, ये आईज कहां पर है? फ्रंट में। अगर फ्रंट में आईज है तो लॉयन क्या कर पाएगा? आइडिया करेक्ट ले पाएगा कि उसका जो शिकार है, उसका जो प्रे है, वो उससे कितना दूर है और उसे कब अटैक करना चाहिए, टू ऑब्टेन फूड फ्रॉम दैट एनिमल। आया समझ में? शिकार करने के लिए उसकी आंखें कहां पर है? फ्रंट में। बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया लगा पाए कि इतना दूर और वो है दूसरा जानवर और किस तरीके से उसे शिकार करना है, ठीक है। लॉयन के अडेप्टेशन हो गए, एक बार तो छुप लिया वो ताकि उसके शिकार को उसके बारे में पता ना लगे कि लॉयन वहां पर है। दूसरी बात, उसने आइडिया लगा लिया क्योंकि आइज कहां थी उसकी? फ्रंट में थी। यहां तक की बात क्लियर है। लास्ट डिस्कस कर लेते हैं डियर के बारे में। स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर चूइंग हार्ड स्टेम। अच्छा, डियर क्या खाता है? पत्ते या फिर प्लांट्स खाता है। तो उन प्लांट्स को च्यू करने के लिए, उन प्लांट्स को खाने के लिए डियर के टीथ कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आइज ऑन साइड। डियर की आंखें कैसी होती है? साइड में होती है, ना कि फ्रंट में। लॉयन की फ्रंट में थी, डियर की साइड में है। डियर की साइड में इसलिए क्यों? ताकि वो पूरा एरिया को, अपने आसपास पूरे एरिया को देख सके। क्यों? ताकि कोई अगर उसे शिकार करने आए उसका, तो वो उससे बच सके, वो उसका आइडिया उससे वो लगा सके, ठीक है। इसलिए आइज कहां पर है इसकी? साइड में। लास्ट, लॉन्ग ईयर्स टू हियर द मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर्स। जो भी इसका शिकार करने आ रहा है, डियर का, हिरण का, तो इनके कान कैसे होते हैं? लॉन्ग रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, ताकि थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट हो तो वो उसका पता लगा लें, उस मूवमेंट को सुन लें और वो उनका जो भी शिकार करने आ रहा है उससे बच सके। तो ये कुछ अडेप्टेशंस थे डियर के। क्या थे? स्ट्रॉन्ग टीथ, आइज ऑन साइड टू हैव अ होल व्यू, अच्छे से ऑल डायरेक्शंस में वो व्यू देख सके, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग ईयर्स, थोड़े से भी मूवमेंट को सुनने के लिए उनके पास कैसे होते हैं? लॉन्ग ईयर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, कुछ अडेप्टेशंस देख लिए, हैबिटेट देख लिया, उसके बाद फॉरेस्ट देख लिया एंड लास्ट में ग्रासलैंड के एनिमल्स का अडेप्टेशन हमने देख लिया। यहां तक भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपको। इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे, पार्ट 3 में चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। तो आज की बात यहीं तक थी। बने रहिएगा इसके अगले पार्ट के लिए। थैंक यू।